हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, जो कुछ आपके सिलेबस में पूछा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स एंड H and O are in the ratio of 2:1 as found in H2O with general formula CnH2O whole n। क्या मतलब है इसका? ये कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक आप इससे पहले भी सुन चुके होंगे, ऑर्गेनिक और कार्बनिक एक ही मतलब होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कार्बन नहीं, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ये क्या है, बेसिक एटम्स के रूप में पाए जाते हों और भी उसके साथ में जुड़े हों, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ गया, नाइट्रोजन जुड़ गया, लेकिन जो प्राइमरी हों, जो बेसिक हों, जो असली हों, वो क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर किसी भी ग्रुप का, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी कंपाउंड का अगर मेन एटम क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो कार्बन क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो, अब मान लीजिए, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि ये मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जा रहे हैं, तो ये कितने कितने इनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए? तो वही बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के रेशियो में होंगे। ये कितना? 2:1। यानी अगर ऑक्सीजन 1 है तो ये 2 होगा, अगर ऑक्सीजन क्या है 2 है तो ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, अगर ये क्या है 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये रेशियो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यानी जितना वो है उसी का डबल ये होगा। 2:1 का मतलब ये है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें H2O में O क्या है, इसका जो एटम का नंबर है वो कितना? 1 है, तो इसका हो गया 2। अब ये कि इसका जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला ये नहीं कि खाली अगर आपको ऐसे ही मिल गया H2O तो आप कह देंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, बल्कि ये फार्मूला ऐसा इस पर फिट होना चाहिए, CnH2O होल n, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, CnH2n और क्या, ON, ठीक। अब ये n का मतलब नंबर है, ठीक है, नंबर, एटम का नंबर। मान लीजिए अगर जैसे अब इसको कैसे हम लोग फिट करते हैं, तो आप देखिए, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? तो C6H12O6। तो आप देख रहे हैं इस फार्मूले पे बैठ रहा होगा, यानी जितना यहाँ पे है ये कार्बन, उतना ही क्या है यहाँ पे भी है। समझ में आ रहा है? और N यहाँ पे भी है, तो इसका अगर 6 है तो इसका डबल हमको किसका रेशियो लेना है? 2:1, H और उसका, H और O का, H और O का रेशियो होना चाहिए 2:1 का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे O कितना है? 6 है, तो उसका डबल यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 12। तो समझ में आ रही बात? तो ये फार्मूला इसमें फिट होना चाहिए, ठीक है। पहले ये था कि 1:2:1, पहले ये फार्मूला चलता था 1:2:1 का, लेकिन ये फार्मूला क्या है, फिट नहीं हो पाया, बैठ नहीं पाया। तो फिर इसको क्या किया गया? इतने को हटा दिया गया, यानी कार्बन को उससे हटा दिया गया और सिर्फ किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो बताया गया कि ये इससे क्या है, इसके रेशियो में होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना सिर्फ। अब ये जो रेशियो है वो क्या है, 2:1 का रेशियो होना चाहिए और ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, बैठना चाहिए, ठीक है। इसमें और भी हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कार्बन का आपका हो गया 12 और हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 24 और ऑक्सीजन 12।
तो इस फार्मूले में क्या होना चाहिए, बैठना चाहिए, ठीक है। ये जनरल इसका फार्मूला, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल और सिंपल फार्मूला है वो क्या है, यही है कि इस तरीके से होना चाहिए। इसका इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इसका जो रेशियो है ये आपको क्या होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए। यानी ये 12 है तो ये 24 होगा, ये अगर 9 है तो ये 18 होगा, ये 16 है तो ये 32 होगा। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट आप समझ चुके हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग टाइप के हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है, बल्कि उसको क्या क्लासीफाई किया गया ब्रॉडली, बहुत सारे उसके क्या है क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से। लेकिन ये कि जो भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो उसके अंदर ये ग्रुप्स हैं वो पाए जाएंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। इनमें से कोई ना कोई ज़रूर उसमें क्या है पाया जाएगा, और हो सकता है कि इनमें से कोई 2 एक साथ पाए जाएँ, या हो सकता है तीनों पाए जाएँ, ठीक है। समझ में आ रही बात। हो सकता है कि ये इनमें से, लेकिन पाया जाना ज़रूरी है। यानी ये जो ग्रुप्स हैं, एक तो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग अलग भी आएंगे, लेकिन साथ में ये ग्रुप भी क्या उसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। यही ग्रुप इसके अंदर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, किसमें, कार्बोहाइड्रेट के जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे कि मान लीजिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और उसमें जैसे मान लीजिए ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, फ्रक्टोज, तो ये अलग अलग जो भी बन रहे हैं तो उसमें ग्रुप्स यही पाए जाएंगे। इन्हीं ग्रुप्स को अलग अलग पाने की वजह से उनकी क्या है, नाम भी कभी कभी बदल जाते हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स के अलग होने की वजह से नाम भी उनके बदल जाते हैं। तो सिर्फ आपको अभी इतना याद रखना है यहाँ पे कि ये ग्रुप्स क्या क्या हैं। तो अल्कोहलिक ग्रुप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको याद रखना चाहिए कि OH को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे ही एल्डिहाइड, इसको CHO होता है तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्या है, CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। इसको CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये O हो गया और यहाँ पे आपने H लगा दिया, ठीक है। CHO ये भी है, ठीक है। किस CHO ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप, इसको समझिए, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप ये ऐसे भी हो सकता है। और एक क्या, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ मिला रहता है, ठीक है। उसके अंदर साथ में हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रही बात है। जैसे कि मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O हो गया, तो हो सकता है कि इधर भी कार्बन हो और इधर भी क्या है, कार्बन हो, तो हाइड्रोजन नहीं है इसमें। समझ में आ रही बात। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसमें डबल बॉन्ड O के साथ रहता है और एक हाइड्रोजन भी इसमें जुड़ा रहता है। आपको ये ग्रुप्स याद रखना चाहिए। अब हमको ये देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कई सारे उसकी किस्में अलग अलग क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन है। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो उसकी क्लासिफिकेशन मेन एक है, लेकिन उसको फिर भी हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सबसे जो मेन है क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग क्या डिटेल से पढ़ने वाले हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब उसके जटिलता के बेस पे। ये मतलब इसका समझिए कि स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम उसको पढ़ते हैं, और यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन उसके स्ट्रक्चर के बेस पे करते हैं, समझ लीजिए उसके अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये क्या है, सब अलग अलग क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को उनके स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, जब स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ते हैं हम लोग। और अगर हम लोग उसको फंक्शनल ग्रुप के बेस पे पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा ये फंक्शनल ग्रुप है, असल में 2 इन्हीं को मतलब क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। तो अगर इनके बेस पे हम लोग पढ़ते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन इसकी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, कि वो किस तरीके से दूसरों के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या वो किसी उसको ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, रिडक्शन का काम कर रहा है, या क्या और इसका रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसके रिएक्शन के बेस पे पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी। यानी दूसरों के साथ जब उसको मिलाया जा रहा है तो इसका क्या रिएक्शन शो हो रहा है, क्या एक्शन ये दिखा रहा है, तो उस बेस पे पढ़ते हैं। असल में हमको क्या पढ़ना है, ये वाला मेन है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, उसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा बना हुआ है और कैसा उसका फिर क्या उससे फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, किस तरीके से वो काम करता है। तो हम लोग इसी को ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, इसी के बारे में आपके उसमें पूछा भी है। लेकिन हो सकता है कि अगर कभी ये भी पूछ ले आपके एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा ये 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आपको मोटा मोटा सा अंदाज़ा हो गया होगा इस क्लासिफिकेशन का, और अब थोड़ा डीपली देख लेते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
तो एक आपने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अब आप समझ चुके हैं कॉम्प्लेक्सिटी मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे। दूसरा आपने पढ़ा था कि आप बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जब आएगा तो वो क्या होगा, एल्डोज और क्या होगा, कीटोज। ठीक, अभी मैंने दिखाया था आपको ऊपर। और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी तो यहाँ पे आ जाएगा रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर हो जाएगा और एक हो जाएगा नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये दो इसमें है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी में क्या पढ़ेंगे, रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप उसमें पढ़ेंगे एल्डोज और कीटोज। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, लेकिन बाद में। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला क्लास कार्बोहाइड्रेट को हम लोग उसके कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसके स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग उसका मतलब देखते हैं कितना शुगर उसके अंदर पाया जा रहा है, शुगर के कितने यूनिट हैं। शुगर के यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए C6H12O6, ये एक शुगर है। ये क्या है, एक शुगर है, एक मॉलिक्यूल है, ये एक यूनिट है। क्या है, C6H12O6, ये क्या है, समझिए कि शुगर का एक यूनिट है। अगर सिर्फ ये एक पाया जा रहा है, अगर ये एक है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये क्या, मोनोसेकेराइड है। क्या है, मोनोसेकेराइड या सिंपल शुगर। अगर ये एक पाया जा रहा है, इस तरीके का एक यूनिट हो गया। ऐसे ही अगर ये दो पाए जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। अगर तीन पाए जा रहे हैं तो ट्राइसेकेराइड, चार पाए जा रहे हैं तो टेट्रासेकेराइड। ठीक है, तो अगर ये एक है, सिर्फ एक शुगर पाया जा रहा है, कोई एक शुगर है ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक एक अलग अलग हैं, ये जुड़े हुए नहीं है एक साथ में। समझ में आ रही बात, जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग बहुत सारे क्या है, मोनोसेकेराइड हैं, अलग अलग बहुत सारे शुगर हैं, बहुत सारे शुगर एक एक अलग अलग। यानी ये कार्बोहाइड्रेट एक ये हो गया, C6H12 अलग है, फिर एक अलग है, ऐसे बहुत सारे हैं। या एक ही है सिर्फ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड, यानी वो सिंगल शुगर है, एक शुगर है, सिंपल शुगर उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, और अगर दो जुड़ गए एक साथ में, अगर उसको दो जुड़ गए तो फिर उसी में क्या आ जाएगा आपका, ओलिगोसेकेराइड। 2 से 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, अगर 10 तक एक साथ जुड़ रहे हैं, यानी एक शुगर, फिर दूसरा शुगर, तीसरा शुगर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 10 तक को क्या हम लोग क्या बोलेंगे, यानी 10 तक के शुगर अगर एक साथ जुड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, 2 से 10 शुगर अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओलिगोसेकेराइड। और अगर 10 से ज़्यादा शुगर एक साथ जुड़ रहे हैं, यानी 11, 12, 13, 50, 60, 5 लाख, 20 लाख शुगर एक साथ जुड़ रहे हैं, शुगर मतलब ये मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर एक साथ जुड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं फिर, पॉलीसेकेराइड। अब इनके एग्जाम्पल वगैरह आप सब आगे पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना क्लासिफिकेशन याद रखिए कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक उसको हम करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। अब कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर में भी हम लोग देखते हैं कि कितने शुगर उसमें अंदर जुड़े हुए हैं। अगर सिर्फ एक शुगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। अगर दो से लेकर 10 तक के शुगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड। 2 से अगर 10 तक के शुगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे ग्रुप्स को 2 हो या 3 जुड़े हुए हैं या 4 एक साथ जुड़े हुए हैं या 5 एक साथ जुड़े हुए हैं तो उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड। अब इसी में आता है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। ठीक है, पेंटाहेक्सा आप ऐसे बना सकते हैं पूरा। ऐसे ही अगर 10 या 10 से ज़्यादा ग्रुप एक साथ जुड़ रहे हैं शुगर के, या शुगर के यूनिट्स एक साथ जुड़ रहे हैं, जैसे आपने देख लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अब इन सबको क्या करते हैं, अलग अलग डीपली पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड को, फिर ओलिगोसेकेराइड में हम लोग डाइसेकेराइड को पढ़ेंगे, फिर पॉलीसेकेराइड को। अलग अलग हम लोग सबको अब डीपली क्या है, डिटेल से पढ़ते हैं। तो मोनोसेकेराइड को हम लोग सिंपल शुगर भी बोलते हैं। ठीक, अब मोनोसेकेराइड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मोनो जो सेकेराइड है, जो मोनोसेकेराइड है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है। यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो इन्हीं मोनोसेकेराइड से मिल के बनेगा। ठीक है, ये समझ लीजिए ये आपका सेल होता है। एक सेल से जब कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बन जाता है, कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट को समझिए एक बॉडी है। ठीक, अगर
मोनोसेकेराइड है। अगर एक शुगर है, एक सिंपल यूनिट है तो वो मोनोसेकेराइड होता है, 2 मिल गए तो वो दूसरा बन जाता है, 3 मिल गए तो तीसरा बन जाता है। तो इस तरीके से तो आपको ये समझना है कि जो ये मोनोसेकेराइड है क्या है, बेसिक यूनिट है, यानी इसी से मिल के दूसरे जो सेकेराइड बनने वाले हैं, दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के जो टाइप्स बनने वाले हैं वो इन्हीं से मिल के बनेंगे, ठीक है, मोनोसेकेराइड से। बात समझ में आ रही है? याद रखिए ध्यान से, मोनोसेकेराइड से ही मिल के दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, मोनोसेकेराइड से ही मिलके बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि समझ लीजिए आपको एक घर बनाना है तो उसमें ईंट जो है सबसे मेन जो है, ईंट अलग अलग जोड़ेंगे बहुत सारे, तो ईंट से जुड़ते जुड़ते आपको पूरा घर बनता है। एक कमरा बनेगा, फिर दूसरा कमरा बनेगा, तीसरा कमरा बनेगा। तो ऐसे ही जो यहाँ पे ईंट है, समझ लीजिए सबसे मेन पार्ट जो सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या है, मोनोसेकेराइड। यूनिट आप समझ रहे होंगे, यूनिट का मतलब कोई एटम नहीं बल्कि कई सारे एटम का एक ग्रुप है, वो यूनिट है, ठीक। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई हाइड्रोलाइसिस इनटू अदर सिंपल शुगर। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस कराएं यानी पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो अब इससे ज़्यादा ये टूटने वाला नहीं है। टूटने का मतलब ये नहीं, ये है जैसे कि मान लीजिए अगर 2 शुगर जुड़े हुए हैं और इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, 2 शुगर जुड़े हुए हैं, 2 मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं, 2 ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएं, पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो ये टूट के 2 बन जाएंगे। लेकिन जब ये मोनोसेकेराइड एक ही है तो इसको पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी क्या है, ये एक ही रहेगा, टूटने वाला नहीं है। ये मतलब है इसका कि जब इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये क्या है, दूसरे अदर सिंपल शुगर में टूटता नहीं है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है मोनोसेकेराइड के, तो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और क्या है, गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक। इन तीनों के स्ट्रक्चर भी आपको क्या है, आपके उसमें पूछ रखा है सिलेबस में, तो इनका स्ट्रक्चर भी देखना है। और अगर आप इससे ज़्यादा और थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि मोनोसेकेराइड जो होता है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ये मोनोसेकेराइड क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। मोनो का मतलब होता है सिंपल या एक, ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल या एक हो गया, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक। आप अगर अपना डेफिनेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें ये बढ़ा दीजिए। और क्या है, अब इसका थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो ये मीठा होता है, इसका फ्लेवर यानी ये मीठा होता है। और ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में घुलने वाला होता है। दे आर ए क्रिस्टलाइन अपीयरेंस, दे हैव ए क्रिस्टलाइन अपीयरेंस, और उनका एक क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है, यानी इसको छोटे छोटे दाने की शक्ल में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लूकोज का। अब यहाँ पे सब बना हुआ है लेकिन मैं आपको सबका बना के दिखाऊंगा ताकि आपको याद हो सके आसानी से, ठीक है, आपको आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो सबसे पहले आपको इसमें ये समझ लीजिए कि 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज है तो C6H12O6 सॉरी, ठीक है। अब इसी का हमको स्ट्रक्चर बनाना, तो देखिए कैसे बनता है। 1 2 3 4 5, ठीक। अब इधर लगा दीजिए, एक H इधर जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सोचेंगे आप OH क्या लाएँ, कैसे याद रखें, तो आपको यहाँ पे O है तो इधर से समझिए कि वहाँ से O से शुरू करेंगे, O, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, ठीक, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, ठीक है, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, एक कार्बन और यहाँ से जोड़िए CH2 CH2OH, ठीक है, CH2OH। तो ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर बन गया। एक बार फिर बनाता हूँ, देखिए, कार्बन 1 जोड़ा, 2 3 4 5, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये बहुत आगे आने वाला, हर जगह यही आएगा, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से याद करिए। 5 कार्बन को ऐसे जोड़ दीजिए, फिर ठीक, यहाँ से अब O को डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ दीजिए, फिर H यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या लाए, तो यहाँ पे O है तो यहाँ से OH से शुरू करिए, ठीक है, OH H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ये तो आसान है ऐसे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, ठीक है, इतना याद हो गया। अब ये छठा जो कार्बन है उसको CH2OH, आप इसको और चाहें तो आप इसको एक्सप्लेन करके और लिख सकते हैं। कैसे,
आप इसको चाहें तो और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये C हो गया, दोनों तरफ H और OH, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। आप इसको चाहें तो और एक्सप्लेन करके और ज़्यादा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि यहाँ पे CH2OH, ठीक, CH2OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो है ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ओपन। ठीक है, जो ऐसे स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बनाया, इस टाइप के जो बनते हैं, इसको हम लोग ओपन या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, या तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको? फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। ये इसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे या ओपन चेन बोलेंगे, या तो फिर क्या बोलेंगे? फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी हम लोगों ने किसका देखा? ग्लूकोज का। आपको 2-3 बार बनाइए और याद कर लीजिए, आगे इसका बहुत काम आने वाला है ग्लूकोज का। ठीक है, खास तौर से। अब हम लोग देखेंगे किसका? गैलेक्टोज का। किसका? गैलेक्टोज का। कौन सा? यही ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो सेम ग्लूकोज ही की तरह से थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H कर दिया। ठीक, यहाँ पे OH, वैसे ही सेम, यहाँ पे H, यहाँ पे H OH। ठीक है, अब ये कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। समझ में आ रहा? कार्बन नंबर 4 पे आपको ध्यान रखना है। कार्बन नंबर 4 पे हम लोग उसमें क्या लगा रहे थे? कार्बन नंबर 4 पे हम लोग लगा रहे थे OH ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में यहाँ पे क्या लगा रहे थे हम लोग? OH, लेकिन इसमें आएगा H और OH इधर आएगा, फिर OH और H, यहाँ पे CH2OH। समझ में आया? सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे आपको पोजीशन बदल देंगे तो ये हो जाएगा गैलेक्टोज। समझ में आ रहा है? आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया गया है। सेम पूरा सब कुछ ऐसा ही है। कार्बन नंबर 1 2 3 और ये कार्बन नंबर 4 पे, यहाँ पे अगर आप OH लगा देते हैं इस साइड में तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। और इसी को अगर पोजीशन बदल देते हैं, समझ में आ रही बात? ये पोजीशन आप बदल देते हैं, यहाँ पे OH की जगह आप अगर H इधर कर देते हैं, OH को इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज। समझ में आ गया? इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। एक बार और कहीं बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 2 3 4 5 कार्बन O, और ये हो गया H। ठीक, OH H H OH। अब इस पे ये कार्बन नंबर 4 है ना, 1 2 3, और ये कार्बन नंबर 4 है 4। तो इस पे अब हम लोग उसमें क्या लगा रहे थे? OH लगा रहे थे। ठीक है ना, इससे हम लोग इसमें ग्लूकोज में यहाँ पे OH लगा रहे थे, यहाँ पे हम लोग OH ना लगा के H लगा देंगे। ठीक है, OH को इधर कर देंगे, बाकी फिर सेम OH H और कार्बन नंबर 6 पे CH2OH। समझ में आया? ये वाला पोजीशन को, कार्बन नंबर 4 का जो पोजीशन है, जैसे ग्लूकोज में आप बना रहे थे, सिर्फ उसको बदल देंगे। OH यहाँ पे लगा रहे थे, उसको इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये गैलेक्टोज हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर किसका? फ्रक्टोज का। किसका देखेंगे? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में आप ये समझिए कि जो ग्रुप लगा रहता है, इसमें ये जो ग्रुप है ये क्या है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप एक तरीके से समझिए। ठीक है, और इसमें जो ग्रुप लगता है ये कीटोनिक ग्रुप लगा रहता है। अब कैसे स्ट्रक्चर बनाना है? तो 4 कार्बन बना लीजिए। ठीक है, 2 3 और 4। ठीक, अब एक ऊपर निकालिए CH2OH। ठीक, कार्बन नंबर 1 ये हो गया, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 2 पे क्या करेंगे? आप O लगा देंगे, ये डबल बॉन्ड O बना देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही इसमें फ़र्क करना आपको, डबल बॉन्ड O कर देंगे कार्बन नंबर 2 पे। बाकी फिर आप जैसे कर रहे थे, अब उसमें हम लोग जब शुरू कर रहे थे तो यहाँ से OH शुरू कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे अब H से शुरू करेंगे, HOH। ध्यान रखिएगा इसको। ये जब हम लोग फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक तो कार्बन नंबर 2 पे OH का ग्रुप के OH लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं? OH लगाते हैं, जो क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप लगा दिया कार्बन नंबर 2 पे। ठीक, डबल बॉन्ड O। इसके साथ में कुछ इधर नहीं जोड़ेंगे, इसलिए कि कार्बन के 4 ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको जो मतलब अपना बॉन्ड बना सकते हैं दूसरे के साथ में। तो ये एक इधर बना लिया, एक इधर, और 2 इसके साथ इसके बॉन्ड बन गए, ख़त्म हो गए, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है,
अब जब यहाँ से शुरू करेंगे तो हम लोग ग्लूकोज में और फ्रक्टोज गैलेक्टोज में क्या कर रहे थे, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में हम लोग यहाँ से OH से शुरू कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग शुरू करेंगे किससे, H से। ठीक, अब फिर यहाँ पे OH H, अब कार्बन नंबर 4, फिर इसमें OH H, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 3 4 5, और छठे कार्बन पे आपको क्या करना है, CH2OH। ठीक है, CH2OH जोड़ देना है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार और देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन बनाइए, फिर एक ऊपर जोड़िए, इधर CH2OH जोड़ दिया, यहाँ पे O के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ से आप H से शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H। ठीक है, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। अब छठे कार्बन पे CH2OH। तो ये आपको क्या है, ये हम लोगों ने ओपन चेन स्ट्रक्चर देख लिए सबके, इसको फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और फ्रक्टोज का क्लोज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या, हैवर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवर्थ प्रोजेक्शन। तो देखिए कैसे बनता है, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे बनाइए, यहाँ पे O लगा दीजिए, और ये सब जो है ये कार्बन है, समझ लीजिए। ठीक है, ये कार्बन लिखा भी जाता है, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक, अब ये कार्बन नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे आ जाता है 6। अब इसमें आप यहाँ पे H लगा दीजिए, OH भी लगाते तब भी चल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे OH, फिर H, OH, OH, H, H, OH, ऐसे जोड़ते चले जाइए, आसान है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, CH2OH लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H, कार्बन नंबर 5 पे नीचे क्या आ जाएगा, H। तो इस तरीके से किसका बन गया, ग्लूकोज का। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें तो OH लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे H लिखा हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा। क्या बोलते हैं इसको, अगर यहाँ पे H ऊपर रहता है और OH नीचे रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज। और अगर O को हम लोग OH को ऊपर कर दें और H को नीचे कर दें, यानी उसको OH कर दें, उसको H कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज। आप आगे अब आने वाला है ये अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज। तो ये किसका स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने, ग्लूकोज का। सेम ग्लूकोज के ही तरह से क्या होता है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो कहाँ पे होता है, इस पोजीशन पे। समझ में आ रहा है, सिर्फ इस पोजीशन पे क्या होता है, फ़र्क होता है किसमें, गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में। तो देख लेते हैं उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग। तो आपने ये बनाया, ये यहाँ पे O रखिएगा ज़रूर। ठीक है, बाकी यही सब यहाँ पे क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन। ये जहाँ जहाँ पॉइंट है समझ लिया कि यहाँ पे कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पे आ जाता है 6। अब इसमें भी वही सेम करना है जैसे उसको बनाया, HOH। ये किसका बना रहे हैं हम लोग, गैलेक्टोज का, HOH, फिर यहाँ पे OH, H। एक दो बार बनाएंगे आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कि ये वाला जो पोजीशन है इसमें हम लोगों ने क्या बनाया था, HOH। क्या बनाया था, यहाँ पे H को ऊपर रखा था और OH को नीचे। लेकिन जब हम लोग गैलेक्टोज का बनाते हैं तो OH को यहाँ करते हैं ऊपर और H को करते हैं नीचे, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी सेम। CH2OH। अब ये समझ रहे हो कि ये 6 क्या है, तो ये कार्बन का नंबर दिया मैंने, उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये क्या, कार्बन का नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़र्क क्या है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, सिर्फ इस पोजीशन का फ़र्क है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला पोजीशन है, इसमें जो गैलेक्टोज होता है इसमें OH क्या होता है, ऊपर आता है और H नीचे आता है, और ग्लूकोज में क्या होता है, यहाँ पे H ऊपर आता है और OH नीचे आता है। ठीक है, ये फ़र्क है किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। हो सकता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर किसका, फ्रक्टोज का। किसका देखेंगे, फ्रक्टोज का। तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें O बीच में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी क्या, इसमें कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन। ठीक, अब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका H। ठीक, इसमें दिख रहा होगा खाली है, लेकिन वो खाली नहीं है, यहाँ पे क्या है, H है। फिर यहाँ पे CH2
OH, यहाँ पे भी ये कार्बन 1 नंबर है, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, नहीं तो कहेंगे इसमें तो 5 ही कार्बन दिख रहे हैं, तो 6 कार्बन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक, अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे OH, H, H, OH, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो सिर्फ इतना ये है इसका स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रक्टोज का क्या है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया इसमें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर देख लिए, स्ट्रेट चेन हो या जिसको फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, या तो क्लोज्ड या रिंग चेन हो जिसको हैवर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आता है इसमें, अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज। क्या होता है अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज? मैं इसको बता दिया हूँ, फिर भी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अल्फ़ा और बीटा में ये फ़र्क होता है कि जो यहाँ पे AH है, H की जो पोजीशन है, ये पोजीशन समझ में आ रही बात, ये H अगर नीचे कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर H ऊपर है, H क्या है अगर ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा ग्लूकोज, और अगर यहाँ पे H को नीचे कर दिया जाए, OH को ऊपर कर दिया जाए तो ये हो जाता है बीटा ग्लूकोज। समझ में आ रही बात? आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, मैं रफली बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, यहाँ पे O आएगा, सॉरी, हम लोगों ने यहाँ क्या लगा रहे थे H ऊपर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर H यहाँ ऊपर रहता है और OH इधर नीचे रहता है, H OH, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये वाला पोजीशन को आपको ध्यान रखना है, H और OH। अगर ये H ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा। और यही अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे OH को हम लोग ऊपर कर देते हैं और H को नीचे कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा ग्लूकोज। ये क्या है आपका अल्फ़ा ग्लूकोज, ये क्या है बीटा ग्लूकोज। आप इस स्ट्रक्चर को देख के आसानी से समझ सकते हैं। अब अगला एक चीज़ है, वो क्या होता है डी ग्लूकोज के बारे में आपने सुना होगा। क्या डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज? डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। ठीक, अब ये क्या होता है कि लाइट को गुजारते हैं किसी भी मतलब स्ट्रीम, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, जो लिक्विड है उसके अंदर से, तो वो अगर इधर मुड़ जाता है, दाएं तरफ मुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर बाएं तरफ मुड़ता है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो अब उसमें क्या फ़र्क है, तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होगा। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको क्या है याद है। उसमें ये वाला जो पोजीशन था आपका पाँचवें पोजीशन पे अगर OH इस साइड में आता है, पाँचवें पोजीशन पे OH अगर इस साइड में आता है तो वो क्या होता है डी ग्लूकोज। ठीक है, और अगर इधर लेफ्ट साइड में आता है, ये मेरा राइट है, ये लेफ्ट है, अगर लेफ्ट साइड में आता है तो वो क्या हो जाता है आपका एल ग्लूकोज यानी लीवो रोटेटरी ग्लूकोज, और अगर वो राइट साइड में आता है तो वो क्या होता है डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। एक बार बना के इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप एक चीज़ यहाँ पे और देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन और ये H, यही CHO आप देख रहे हैं ना यहाँ पे CHO। तो इसी को यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन करके लिख दिया, यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा है, यहाँ पे कॉम्बाइन कर दिया, मिला के लिख दिया। ठीक है, और कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। तो आप कार्बन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो हम यहाँ पे CHO भी लिख सकते हैं इससे डायरेक्टली। फिर ये किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज। तो कुछ नहीं करना है, OH H H OH, फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे OH H, यहाँ पे OH H, समझ में आ रहा है। बाकी यहाँ पे CH2OH। तो ये वाला जो पोजीशन है, अगर आप इसको इधर रखते हैं, समझ में आ रही बात, इस वाले पोजीशन को OH, ये समझ में आ रहा है 5वां नंबर, ये कार्बन नंबर 5, अगर इसमें OH इस साइड में रहता है, OH इस साइड में रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज बोलते हैं, अगर ये OH इस साइड में रहता है। अब ये OH इस साइड में इसलिए, और यहाँ से भी हमको इसको देखना रहता है कि यहाँ ऊपर OH भी इस साइड में रहता है, जो पहला वाला है ये OH भी इस साइड में रहता है और ये भी इस साइड में रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है डी ग्लूकोज। और अगर इसी को दोनों को इस साइड में कर दिया जाए, जैसे कि आप इस वाले में देख सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने OH से शुरू किया, इसमें H से शुरू किया है। अगर इन्हीं दोनों OH को, इसको और ये 5वें नंबर पे, दूसरे नंबर पे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे जो OH ग्रुप है अगर उसको लेफ्ट साइड में कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, L ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। अब इसको आपने स्ट्रक्चर इसमें देख लिया। अब हमको अगर ये देखना है कि इसमें क्या था क्लोज स्ट्रक्चर में, तो उसमें क्या फ़र्क होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, सेम जैसे आपने पहले उधर बनाए थे स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या है, ये जो O है, समझ में आ रहा है, ये इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 से अगर बीच में O जुड़ा हुआ है तो ये क्या है आपका डी ग्लूकोज है, ये इतना याद रखिए सिर्फ, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में O अगर जुड़ा हुआ है वो, और क्या लिंकेज है जुड़ा हुआ है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है आपका डी ग्लूकोज। समझ में आ गया, डी ग्लूकोज। अल्फ़ा बीटा आप समझ चुके हैं, और इसी में अगर इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो अल्फ़ा बीटा हो जाता है, जैसा कि आप समझ चुके हैं पहले ही। अब एक चीज़ और इसमें रह गया, वो क्या है, एल्डोज और कीटोज, ठीक है। एल्डोज और कीटोज, तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ आप जैसे कि अभी CHO अगर ग्रुप आप लगा देते हैं ऊपर, तो यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या होता है, एल्डोज हो जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और अगर आप इसमें CO लगा देते हैं, जैसे कि आपने देखा था फ्रक्टोज में लगाते हैं, C डबल बॉन्ड O लगा दिया अगर आपने, जैसा कि आपने देखा था फ्रक्टोज में, तो वो क्या हो जाता है, कीटोनिक ग्रुप हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोज बोलते हैं। दोनों का क्या है, जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा कि एटॉमिक नंबर सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या है, ये जो ग्रुप लगा रहे हैं हम लोग, इसमें अगर कीटोन ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कीटोज हो जाता है, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं इसमें तो क्या हो जाता है, एल्डोज हो जाता है। बाकी सारा आप देख सकते हैं ये जो भी है वो क्या सेम है, सिर्फ ऊपर का ये ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 1 पे अगर आपने ग्रुप लगा दिया CHO जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको हम लोग एल्डोज भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही CH2OH है, ऐसे ही अगर आपने कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड O बना दिया, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी आपको अभी, तो वो क्या हो जाता है, कीटोज बोलते हैं उसको हम लोग। जैसे कि आपने पीछे भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा था, तो जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है वो कीटोज होता है, और ग्लूकोज का आपने देखा था वो क्या था, एल्डोज होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में, और फिर क्या कहते हैं इसका जो कार्बोहाइड्रेट का केमिकल नेचर और इसका जो क्वालिटेटिव टेस्ट, और ऐसे ही इसका जो बायोलॉजिकल रोल है, सारी चीज़ें जो चैप्टर नंबर 2 का है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इतना ये समझ में आ गया है, अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।